हेलो एवरीवन। तो फिर से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन। फिर से का मतलब क्या है सर? फिर से का मतलब ये बेटा कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ रखा है, जाके देख लो। अकाउंट्स बीएसटी को तीनों की क्लास 12th और क्लास 11th चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज आ रही है, सब्सक्राइब करके रख लेना। चलो, ज़्यादा बात करूंगा तो तुम लोग वीडियो छोड़ के चल जाते हो बेशर्मो। चलो, तो सर अभी हम लोग क्या शुरू करने आ रहे हैं? चैप्टर 3 का रिवीजन। चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज में बिजनेस एनवायरनमेंट का रिवीजन शुरू होने जा रहा है। सर बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, सब समझाएंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वैसे फोर्सेस या वैसे फैक्टर या वैसे इंस्टीट्यूशन जिसके साथ बिजनेसमैन को डील करना पड़ता है ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, अचीव कर सके। सर ये तो डेफिनेशन हम लोग नहीं पढ़े थे। हाँ बेटा, आप लोगों का डेफिनेशन पढ़ा होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वैसे फैक्टर्स, वैसे फोर्सेस या वैसे इंस्टीट्यूशंस जो बिजनेसमैन के कंट्रोल के बाहर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे जो फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस है बिजनेसमैन के डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं, बिजनेसमैन के बिजनेस को इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसके काफी सारे एनवायरनमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। एक एग्जांपल लेते हैं। मोदी जी। मोदी जी ने कहा भाई और उनकी बहनों, सॉरी, भाइयों और बहनों, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लॉकडाउन करने जा रहे हैं। तो यार वे तो बिजनेसमैन के हाथ के बाहर का चीज है, कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को उससे नुकसान हुआ, तो सबने डिसीजन लिया कि वर्क फ्रॉम होम होगा या ऑनलाइन पढ़ाई होगी या जो भी। सर एनवायरमेंट स्कैनिंग किसको बोलते हैं? सर एनवायरमेंट स्कैनिंग, ये बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एनवायरमेंट स्कैनिंग बड़ा होकर एमसीक्यू बनेगा। कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इज नोन एज एनवायरमेंट स्कैनिंग। आप जिस इंडस्ट्री में धंधा कर रहे हैं, आप जिस लेवल पे धंधा कर रहे हैं, उस लेवल का, उस इंडस्ट्री का, उस बिजनेस का सारा जब अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, सारा का सारा जब अवेयरनेस आपके पास है, तो उस चीज को बोला जाता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्यों किया जाता है? ताकि हम फाइंड आउट कर सके कि कितना इन्फ्लुएंस है अलग अलग फैक्टर का या फिर पर्सन का किस पे, बिजनेस ट्रांजैक्शन पे। समझ में आ गया सर? बहुत इजी चीज था। चलो, तीन बातें बताए, फटाफट से बता दो तो। बिजनेस एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? सारे फैक्टर, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन जो बिजनेसमैन के औकात के बाहर के हैं, लेकिन उनका डिसीजन कहीं ना कहीं बिजनेसमैन पे इफेक्ट डाल सकता है, जो बिजनेसमैन उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता है, डैश। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब क्या होता है। एनवायरमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है कंप्लीट अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि सर एनवायरमेंटल स्कैनिंग जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है ताकि आप पता कर सको कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है अलग अलग फैक्टर का या लोगों का, किस पे, आपके अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन पे। कैटेगरीज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बटा हुआ है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में फिजिकल, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी, इकोनॉमिक और जीडीपी। फिजिकल पॉलिसी आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट बजट चैप्टर में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप क्लास, ये भी सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। और फिर मॉनेटरी पॉलिसी आपने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा होगा। फिर इकोनॉमिक पॉलिसी भी आपने बैंकिंग, माफ करना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है सर हमने? इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फिर आपका वो रहता है, क्या नाम है उसका, एडी, एएस, ये सारा कुछ हमने वहाँ पढ़ा रखा है। और जीडीपी तो भैया एनडीपी, जीडीपी, नेशनल इनकम महाराज। नॉन इकोनॉमिक क्या होता है महाराज? नॉन इकोनॉमिक का मतलब होता है सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल। इन पांच तरीके के एनवायरनमेंट को हम लोग नॉन इकोनॉमिक बोलते हैं। खासकर हमें यही पढ़ना है अभी, इस पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है, रिवीजन करना है। पढ़ाई तो हो रखा है। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, पहला फीचर क्या है कि ये, अच्छा, फीचर का मतलब हम हजारों बार बोल रखे हैं, लेकिन कोई मेरा बात नहीं समझता है। फीचर का मतलब ये होता है कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब वो चीजें खासियत भी हो सकती हैं, खूबी भी हो सकती हैं, या फिर वो चीजें नुकसान वाली भी हो सकती हैं। जैसे इसमें क्या क्या खूबी, जैसे आप टीवी खरीदने का, उसमें क्या क्या खूबी है हो, उसमें ब्राइट स्क्रीन जलेगा, उसमें साउंड बहुत तेज है, डॉल्बी एटमॉस है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, काफी सारी चीजें हम लोग वहां पर देखते हैं। तो उसके फीचर्स है। अब आपको तेज साउंड नहीं पसंद है, अगर आपको तेज साउंड नहीं पसंद है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? सर अगर हमें तेज साउंड नहीं पसंद है तो वो हमारे लिए क्या होने वाला है, डिसएडवांटेज होने वाला है, या डिमेरिट होने वाला है, या लिमिटेशन होने वाला है। आपको ब्राइट स्क्रीन पसंद है तो वो आपके लिए क्या होगा? सर ब्राइट स्क्रीन हमें पसंद है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एडवांटेज होने वाला है ना, इंपॉर्टेंस होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट का पहला फीचर है एक्सटर्नल फोर्सेस। यहाँ इंटरनल का बात ही नहीं होता, यहाँ सब एक्सटर्नल होता है, जैसे कि सोशल एनवायरनमेंट अभी जो ऊपर में पढ़ा था, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, ईटीसी, ये सारा एनवायरनमेंट। फिर नेक्स्ट क्या, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। ये अच्छे से बता देता हूँ। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस का मतलब होता है, स्पेसिफिक फोर्स, ऐसा फोर्स जो साला आप ही पे लगेगा, खाली किसी और पे लगेगा ही नहीं। मतलब मान लो, भगवान ना करे, मान लो आपके फादर के दुकान पे, मान लो मान लो आप बिहार में रहते हो, गया बिहार में रहते हो, ठीक है, गया बिहार क्या, बिहार में रहते हो, मान लो।
और आपके फादर का ना अल्कोहल का दुकान था, बट हमारी बिहार गवर्नमेंट ने तो बंद कर दिया अल्कोहल काफी साल पहले, 6 7 8 साल पहले या 10 साल पहले शायद। तो अब आपके फादर का स्पेसिफिक शॉप था, यानी दारू का शॉप था, अल्कोहल का शॉप था, तो उस पर लंका लग गया, दुकान बंद हो गया। लेकिन जनरल फोर्सेस का मतलब सिर्फ एक स्पेसिफिक दुकान पे नहीं लगेगा या स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे नहीं, सब पे लगेगा। जैसे मोदी जी आए बोले लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन, तो वो हो गया जनरल फोर्सेस। फिर रिलेशन, इंटर रिलेशन, चीजें आपस में इंटर रिलेट करती है कहाँ पर, बिजनेस एनवायरनमेंट में। जैसे कि अगर जूस का डिमांड बढ़ेगा तो हमारा वो जो नहीं होता है, क्या नाम है उसका, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसका डिमांड गिरेगा। तो यह है ना इंटर रिलेटेड। अनसर्टेनिटी, बिजनेस में कब मुनाफा होगा कब लॉस होगा, कब भयंकर एकदम सेल होने लग जाएगा, कब एकदम लिमिटेड सेल होने लग जाएगा, कोई नहीं जानता है। तो सर वहां पर हमारे पास क्या रहता है बाबू, वहां पर हमारे पास अनसर्टेनिटी रहता है। फिर नेक्स्ट क्या है, डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा ऑलवेज नहीं रहेगा, ये हमेशा क्या होता रहता है, चेंज, डायनेमिक रहता है। आज कुछ है, कल कुछ और होगा। जैसे कोई सोचा था कि हमेशा हम लोग घर पे बैठे रहेंगे और फोन करके खाना आएगा, ऑनलाइन खाना आएगा, नहीं सर, कोई नहीं सोचा था, लेकिन आने लगा। कोई सोचा था कि पहले एआई का इस्तेमाल नहीं होगा, आजकल सारे ही बिजनेसेस में एआई का इस्तेमाल हो रहा है, समझ गए सर। कॉम्प्लेक्स, बिजनेस बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, ये एक तरीके से वाइफ है, पत्नी है। वाइफ और पत्नी में कोई अंतर होता ही नहीं है, वैसे ही साला बिजनेस में भी कोई अंतर नहीं है। जैसे जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, सारा बिजनेस ठप हो गया था और केसेस बहुत कम थे, पर डे 1000 10 हजार आ रहे थे। लेकिन जब सेकेंड टाइम पे लाखों के लाखों केसेस आने लगे सेकेंड वेव में, कोविड के टाइम पे, तो यार लॉकडाउन लगा ही नहीं, सब प्री प्लान था कि लॉकडाउन लगेगा फिर से वही होगा, देखो लॉकडाउन नहीं लगा। तो कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट को समझना, रिलेटिविटी। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो आप यूएस में जाके साड़ी का वो खोल रहे हो, क्या नाम है उसका, शॉप, साड़ी शॉप, आपका यूएस में चलेगा, नहीं चलेगा। या आप इंडिया में आके, लेट से आप इंडिया में आके मान लो कोई भी लोकेशन ले रहे हैं, किसी स्पेसिफिक का वो नहीं है, चलो हमारे गया बिहार में ही। मान लो इंडिया में आके आप गया बिहार में क्या कर रहे हो, बीच वाला, बीच में जो कपड़ा पहना जाता है ना, बीच में, बीच, बीच समझ सकते हो तुम, जहाँ समुद्र और रेत होता है, जहाँ 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 लड़कियां टैन होने जाती हैं, जहाँ लड़के, खैर छोड़ो, क्लास चल रहा है अभी। हाँ, समझ गए सर, हम लोग आपका बात समझ गए। तो अब वो सारे कपड़े यहाँ पर बेच रहे हो गया बिहार में आके, जो बीच पे बेचे जाते हैं, गोवा के बीच पे, गोवा वाले बीच पे वाले जो कपड़े हैं, आप आके बिहार में बेच रहे हो, मुंडी चलेगा, नहीं चलेगा। तो यूएस में शॉर्ट जीन्स चल सकता है, स्कर्ट चल सकता है ना। बहुत छोटे छोटे कपड़े अगर आपको बेचने हैं तो आप यूएस में जाके दुकान खोलो। लेकिन अगर आपको साड़ी शॉप खोलना है तो आप यूएस में मत खोलो, इंडिया में खोलो। कहाँ, राजस्थान में खोल लो, जयपुर में खोल लो, बिकने लगेगा। सर मजा आ गया सर, आई नो। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने अभी आपको बोला, फीचर्स पढ़ लिए तो इंपॉर्टेंस भी हो गया। देखो पहला इंपॉर्टेंस क्या बोलता है, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। म्हणजे ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो हमारी मदद करता है किस चीज में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में और फर्स्ट मूवर एडवांटेज पाने में। जैसे कि मेरे क्लास के जो बच्चे हैं, मैं यहाँ पर वो एग्जांपल नहीं रिपीट कर सकता हूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल है, फिर ये एज गुड एज पढ़ाना हो जाएगा, रिवीजन नहीं होगा। मेरे क्लास के बच्चों को ओला का एग्जांपल याद आ जाना चाहिए। आप लोग भी ओला का एग्जांपल कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर से पढ़े होंगे। या फिर मेरे क्लास के बच्चों को पूजा थाली का एग्जांपल याद आ जाना चाहिए। अगर मेरे क्लास के बच्चों को याद आ रखा है तो प्लीज यार, प्लीज कमेंट्स करो यार, तुम लोग लाइक करो, कुछ करो। तो सर, ओला और पूजा थाली, फिर से बोल देता हूँ, अगर आप लगातार बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहोगे ना, तो तुमको पता चलेगा क्या क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, और तुम सबसे पहले उसको एडवांटेज में बदल सकते हो। क्योंकि अगर एक बार उस मार्केट में उस अपॉर्चुनिटी को कोई और ग्रैब कर लिया तो फिर तो तुम लीड नहीं कर पाओगे, अभी तो तुमको लीड करना है। सेकंड, फर्म को आइडेंटिफाई हो जाता है थ्रेट्स। सुनो ना बाबू सोना, अगर तुम बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, अगर तुम बिजनेस के एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ फायदा दिखेगा कि नुकसान भी दिखेगा, यानी आने वाले समय में सिर्फ फायदे ही दिखेंगे या आने वाले समय में नुकसान भी दिखेंगे। सर हम बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन कर रहे हैं, आने वाले समय में हमको फायदा भी दिखेगा, नुकसान भी दिखेगा। तो जो फायदा है वो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन हो गया, और जो नुकसान है कहीं ना कहीं वो थ्रेट हो गया, कि तुम्हें पहले से ही पता चल जाएगा कि थ्रेट है। ठीक है सर, यानी तुम अपने आप को सतर्क कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, माफ कर देना अगर आवाज आया हो तो। सॉरी, वो थोड़ा सा डकार आ गया था, कुछ और मत सोच लेना। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। टैपिंग का मतलब क्या होता है, टैप करना, मतलब इस चीज को सेलेक्ट करना है। जैसे लेट से हम एक टीवी मैन्युफैक्चरर है, पहले ना मोटा तोंद वाला टीवी आता था,
याद है पहले टीवी ऐसा आता था, ये आगे स्क्रीन है, पीछे ऐसे मोटा तोन निकला रहता था, यहाँ पे साइड में स्पीकर रहता था। हाँ सर ठीक है, पहले ऐसा टीवी आता था मार्केट में, ठीक है सर। लेकिन आजकल एकदम पतला टीवी आ गया, पतला एकदम पतला, ठीक है। तो सर जब पहले मोटा टीवी आता था तो हम रिसोर्सेस यानी रॉ मटेरियल जो जो उसमें लगेगा, चाहे प्लास्टिक, चाहे मदरबोर्ड, चाहे रिमोट, चाहे कुछ, उस हिसाब का लेते थे। लेकिन अब जो पतला टीवी आ गया है हम उस हिसाब का लेंगे। उसी को कहा जाता है हेल्प इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। और अच्छा से समझ लो, मान लो पहले एज अ टीचर जब हम पढ़ाते थे तो हम बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो रिसोर्सेस में चेंज आ गया ना। पहले बच्चे पंखा में बैठ जाते थे, आजकल मेरे यहाँ बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर आपके यहाँ एसी नहीं है, जा रहे हैं, तो ऐसा वाला सीन होता है। तो ऐसा भी बहुत जगह पे आजकल शुरू हो गया है। नेक्स्ट, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विथ रैपिड चेंजेस। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को आप स्कैन करते रहोगे तो समय के साथ आप अपने आप को बदलते रहोगे। नहीं बदलोगे तो तुम किसकी तरह विलुप्त हो जाओगे, नोकिया की तरह। टिन 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 टिन। ठीक है सर। नेक्स्ट, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। सर पॉलिसी वॉलिसी बनाने में बिजनेस एनवायरनमेंट मदद करेगा, काहे काहे कि तुम अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को लगातार स्कैन कर रहे हो, तुमको पता है फ्यूचर में किसका डिमांड होने वाला है, तो तुम उस हिसाब से पॉलिसी बनाओगे। और परफॉर्मेंस तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्या महाराज, ये बच्चों वाली चीजें हैं। ठीक है। अब यार डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ये साला बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट तो ये होता है इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। तुम पेस्टल याद कर लो, क्या याद कर लो? पेस्टल। देखो, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, और फिर ई से एनवायरमेंटल, और एल से लीगल। तुम इन चीजों को याद रख सकते हो। आपकी बुक में 5 है, लेकिन हम आपको 6 दे रखे हैं, आपको जो याद रखना है रख लो। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? ऐसा फैक्टर, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन जिसका डायरेक्ट या डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन पे। इन शॉर्ट वही बिजनेस एनवायरनमेंट वाला डेफिनेशन। एक बात और बता दूं, अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इन पांचों के बारे, आपको लगेगा बुक में 17-18 पॉइंट्स लिख रखे, लेकिन सर ने 4, 5, 8 ही पढ़ाए हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो चैप्टर है ना, ये कॉमन सेंस वाला चैप्टर है। यहाँ हम आपको रटवा नहीं सकते हैं, ये चैप्टर रटने का नहीं। आप 11th 12th के बच्चे हो, गोदी में बैठा के रटाया नहीं जा सकता है। कॉन्सेप्ट दे देंगे कि इसका मतलब ये होता है, तो उसमें करोड़ों बातें आ जाए, हु केयर्स, क्योंकि रियल लाइफ से रिलेटेड है ना। देखो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या बोलता है, वही घिसा पीटा डेफिनेशन। इट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस फैक्टर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? जीडीपी आएगा, इनकम लेवल आएगा, पर कैपिटा इनकम आएगा, प्रॉफिट अर्निंग आएगा, ये क्या कहते हैं इसको, रेट आएगा, प्रॉफिट अर्निंग मत कॉमा रेट आएगा, फिर मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, फिर फिजिकल पॉलिसी आएगा। मैं लगा देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ, कंसिस्ट ऑफ जीडीपी, कॉमा 1 पॉइंट हो गया, इनकम लेवल, कॉमा 2 पॉइंट हो गया, पर कैपिटा इनकम 3 पॉइंट हो गया, प्रॉफिट अर्निंग 4, रेट 5, मॉनेटरी पॉलिसी 6, और फिजिकल पॉलिसी 7। बस यही है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब इन चीज़ों में छेड़खानी, जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते आए हैं। कैसे? जीडीपी इंक्रीज होगा तो डिमांड, जब जीडीपी कब इंक्रीज होगा? जब डिमांड बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो साला कॉस्ट भी बढ़ जाएगा प्रोडक्शन का। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में रेट ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा? चेंजेस आ जाएगा। नेक्स्ट, डिक्रीज इन इंटरेस्ट डिक्रीज इन इंटरेस्ट इंक्रीजेस डिमांड फॉर होम लोन एंड बोरोइंग मनी। जो इंटरेस्ट हमारा जब घटेगा, कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा लोन लेना शुरू कर जाएंगे। पासिंग ऑफ जीएसटी बिल अफेक्ट ऑलमोस्ट ऑल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जितना ज़्यादा बिल आप पास करोगे जीएसटी का, उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्या होता है सर, जितना ज़्यादा नहीं वर्ड यूज़ करना चाहिए, मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे जीएसटी बिल पास हुआ, सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे असर आ गया। यस, डिमोनेटाइजेशन ऑफ 5,000 नोट जो इंडिया में इन्वायरमेंट को चेंज किया। मतलब तुम्हें देखना है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारा कैसे चेंज हो रहा है, आगे बात समझ में? यस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है? वही जीडीपी, इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सब। सोशल एनवायरनमेंट पे आ जाओ। सोशल एनवायरनमेंट में क्या होता है सर? सोशल एनवायरनमेंट मतलब होता है जो भी कस्टम, रीति रिवाज, कस्टम एंड ट्रेडिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रीति रिवाज, जो हमारे देश में चल रहा है। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉमन टेस्ट प्रेफरेंस। ये बेटा ये वाला टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा ये वाला टेस्ट, TASTE टेस्ट, ये वाला टेस्ट। टेस्ट प्रेफरेंस, फिर एंड एजुकेशन लेवल ऑफ, ठीक है। यानी सोशल एनवायरनमेंट में 3 बातों को याद रख लो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उनका टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, और उनका एजुकेशन लेवल कैसा चल रहा है। जैसे कि रिजर्वेशन का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, का है किसमें? जॉब माइनॉरिटी और वुमेन में। यानी कि जॉब करने के लिए माइनॉरिटी, यानी जो छोटी जात से आते हैं, प्लस वुमेन, उन लोगों के लिए रिजर्वेशन का डिमांड बढ़ रहा है। इस सोशल एनवायरनमेंट का ही तो पार्ट है, सब कंपनी को ध्यान देना होगा।
अब लेट से टाटा कंपनी है, उन्होंने क्या रखा है, 10% या 30% जो जॉब पोजीशन रहेंगी वो हमारे यहाँ वुमेन के लिए रहेंगी, लड़कियों के लिए रहेंगी, औरतों के लिए रहेंगी। तो ठीक है, ये टाटा जी का अपना कहना था, तो वही कहा जा रहा है, रिजर्वेशन रख के कहीं ना कहीं वो सोशल एनवायरनमेंट की ओर ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, इक्वल स्टेटस देना वुमेन को, कैसे, इक्वल पेमेंट देके। पहले क्या होता था, बहुत पहले लोग ना लड़कियों को यानी फीमेल जेंडर को कम पेमेंट देते थे एज कम्पेयर टू मेल, डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो उसको कम किया गया, सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट। एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड का पे ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। एजुकेशन और लिटरेसी रेट पे भी खास ख्याल रखा गया, ट्रेडिशन कस्टम हैबिट देखा गया पीपल का, क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंज किया गया, बर्थ रेट डेथ रेट और पॉपुलेशन का भी ध्यान रखना सोशल इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। मक्खन सर, इजी इजी चीज है। सर आप काफी फास्ट नहीं जा रहे हो क्या? बेटा ये चैप्टर खत्म करने में हमको अपने क्लास में 4 से 5 क्लास लगता है, 4 क्लास एवरेज, हाँ 4 क्लास। अब मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। लेकिन सर आपका रिवीजन तो दूसरे के पढ़ाने से भी ज्यादा अच्छा है सर, आई नो दैट। इसी बात पे ना एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, चैनल को, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे आते हैं, क्या होता है यहाँ पर, वही पॉलिटिक्स, जिंदगी भर वही देखते आ रहे हैं हम लोग बचपन से। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर जो गवर्नमेंट अफेयर से रिलेटेड है, जैसे कि गवर्नमेंट का पावर में आना, गवर्नमेंट का एटीट्यूड, मतलब अलग अलग सोसाइटी के तरफ, जैसे कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे पॉजिटिव एटीट्यूड रखा हुआ है, इंडस्ट्री पे निगेटिव रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये सब पॉलिसी चेंज होना, इम्प्लीमेंट होना, गवर्नमेंट ये सब। जैसे स्वच्छ भारत अभियान बीजेपी के द्वारा आया, स्किल इंडिया मूवमेंट बीजेपी के द्वारा आया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉन्ग रन के लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये सारा कुछ कॉमन सेंस है, मैंने आपको बताया था, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। लीगल में क्या आता है सर? लीगल में वही कि मतलब जिस जगह पे आप अपना धंधा कर रहे हो उस जगह के कानून को आपको मानना पड़ेगा, जैसे मैनेजमेंट करना पड़ेगा किसको, हर बिजनेसमैन को, हर बिजनेस एंटरप्राइज को, किस चीज को लेके, कि वो लॉ ऑफ लैंड को ओबे करे, मैंने लैंड बोला है, लॉ ऑफ लैंड को ओबे करे, ओबे करना मतलब पालन करना। भारत में काम कर रहे हो, भारत के कानून के साथ गद्दारी नहीं करने का। जैसे कि काफ़ी सारे एक्ट बने, कंपनीज एक्ट बना है, फैक्ट्रीज एक्ट बना है, इंडस्ट्रियल एक्ट बना है, फेमा, ट्रेड यूनियन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रियल ड्यूटीज, कंपटीशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, हमें कुछ हद तक इसे पढ़ना है। कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट, कुछ एस्पेक्ट्स क्या है लीगल एनवायरनमेंट के, लाइसेंस लेना, फॉरेन ट्रेड करना, है ना, रेगुलेशन मैनेजमेंट का ध्यान देना, स्टैट्यूटरी वार्निंग, जैसे कि सिगरेट विगरेट पे देखना, दारू वारू पे देखना लिखा रहता है, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल और सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसको कहते हैं लीगल वार्निंग। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है, लीगल, कि एक वार्निंग दे दो, बाकी कंज्यूमर कंज्यूम करना चाहे तो करे। कोर्ट जजमेंट का पालन करना, कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और ऑर्डर को कंपलसरी करना गवर्नमेंट के लिए। मक्खन सर मक्खन। बस खत्म होने वाला है बाबू सोना चैप्टर, ज़्यादा बड़ा नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट पे आते हैं, वही सब है कि सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, बस इतना याद रखना है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट याद रखना है तो बस ये याद रखना, एवरीथिंग ऑनलाइन, बस इतना याद रख लोगे काम हो जाएगा तुम्हारा। देखो क्या लिखा है, ये ऐसे फोर्सेस और फैक्टर होते हैं जो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट करते हैं प्लस इनोवेशन लेके आते हैं, किस चीज़ के लिए, ताकि नया तरीका प्रोवाइड कर सके प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स, कंटिन्यूइंग इनोवेशन इन फूड प्रिजर्वेटिव मेंशनिंग बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिल, न्यू टेक्निक एंड मेथड ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने यहाँ 6 7 8 पॉइंट ले रखे हैं, आपके वहाँ पे होंगे हजारों पॉइंट्स होंगे, आप उसके हिसाब से चलो। अब आ रहा है इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा सीन चल रहा था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। हो सकता है नए बुक में आपको ये ना दिखे, लेकिन एक बार पढ़ लो ना यार, रिवीजन के टाइम पे क्या पता एमसीक्यू में पूछ ले, एक बार देख लो। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा था इंडिया का? सर डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर बहुत पीक पे था। 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन, ये ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थे। 85% पॉपुलेशन गांव से पैसा कमा रहे थे। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी था, अच्छा पब्लिक सिस्टम नहीं था। छोटे हो गए, इतना सा पढ़ लिए तो एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट प्लान, नया डेवलपमेंट प्लान क्या लाया गया? अरे एगो 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 छोटा सा बच्चा को भी बता देंगे, वो बता देगा क्या लाया गया। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए, गरीबी हटाने के लिए, सेल्फ रिलायंस मतलब खुद से नया नया बिजनेस शुरू करना, मतलब इंडिपेंडेंट बनने के लिए, इनइक्वालिटी इम्बैलेंस हटाने के लिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी लाने के लिए। अभी हमारे देश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चल रहा है, मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन वाले लोग हमारे देश में क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, लेकिन इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी पे लेके जाना है।
कि सब कोई बराबर तरीके से जिंदगी जिए, उसको कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब आ जाओ, न्यू इकोनॉमिक वाला पॉइंट आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। है ना, एनईपी था ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आया था, उसी समय का ही है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लाइसेंस कोटा को और बाकी सारे रेस्ट्रिक्शन को बहुत कम कर देना, ताकि ताकि इंडियन कंपनी को लिबरलाइज, सॉरी माफ करना, हम इंग्लिश पढ़ते में पगला गए। फिर से बोलते, ध्यान से सुनो, इधर देखो, इधर देखो। भाई हम सुंदर नहीं दिखते हैं क्या तुमको? उधर क्या देख रहे हो? उधर, इधर पता नहीं, हम इसी तरफ रखेंगे। उधर क्या देख रहे हो? हमको देखो ना। या इधर होगा, उधर क्या देख रहे हो? हमको देखो, हमको देखो, हम सुंदर लगता है? नहीं लगता है? कमेंट में बताना, तो हम सुंदर लगते हैं कि नहीं। चलो, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लाइसेंस कोटा को खत्म कर देना। मतलब पहले ना, 1991 से पहले, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो हम लोग इतना खौफ खा गए थे ब्रिटिश वालों से कि हम लोगों ने बोला, भाई तू बाहर निकल अब, तेरा एक एक कन यहाँ से लेके बाहर निकल, यानी हमने कि इंटरनेशनल बिजनेस को भी बाहर रखा था अपने देश से। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, सर 1991 तक हमने होश संभाला और हमें मालूम लग गया कि हमारा काम तो नहीं चलने वाला है, हमें लिबरलाइजेशन करना पड़ेगा। यानी कि हमें ना कागज पत्तर को कागज पत्तर यानी कि फॉर्मेलिटीज को बहुत कम करना पड़ेगा, ताकि बाहर वाले लोग हमारे यहाँ के बिजनेस कर सके, हमारे वाले लोग बाहर जाके बिजनेस कर सके। बस यही था। 1991 के बाद ये सब शुरू हो गया। तो वही लिख रहा है, इंडियन कंपनी को फायदा कैसे हुआ। सर लाइसेंस सिस्टम हट गया, कुछ जगह पे रह गया, जैसे गांजा अफीम ये सब हो रहा है, तो वो बहुत गलत गलत चीज़ हो रहा है। या इन शॉर्ट ड्रग्स, गांजा अफीम को इंग्लिश में हम ड्रग्स बोलते हैं। तो ड्रग्स मेडिसिन बनाने के लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पेपर वर्क है कि आप उतना ही ला रहे हो जितना मेडिसिन बनाने के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो बाकी सभी जगह पे हट गया, तो ईज़ हो गया। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। प्राइसेस अपने मन से फिक्स कर सकते हैं, पहले गवर्नमेंट फिक्स करता था प्राइसेस को। लिबरलाइजेशन के कारण कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा हो गया। फिर सर इजी और सिंपल हो गया फॉरेन कैपिटल को इंडिया लाने के लिए। काहे, पहले लोग, बाहर वाले लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, वही वाला बात, हम लोग खौफ खाए हुए थे कि फिर ये लोग राज करेगा, तो बाहर निकाल देते, बट अब हम लोग ईज कर दिए। फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया गुड्स और सर्विसेज का, और प्राइस फिक्सेशन सेम बात है कि हम लोग खुद से कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, कि पहले सरकारी कंपनियों को हम लोग एकदम गोदी में बैठा के रखते थे। हम लोग मतलब कौन, सरकार। कि जब सरकारी कंपनी कुछ करता था, सरकार उसको भर देता था। यानी सरकारी कंपनी बेटा का रोल प्ले करता था, जब जब बेटा बदमाशी किया, पापा उसको ठीक कर दिए। अब पापा बोले हमसे और ना होगा, तुमको तो आदत लग गया बदमाशी करने का, अब तुम डूबे तो डूबे, हमको नहीं पता। तो फिर इस पे ध्यान दिया गया 1991 से, प्राइवेटाइजेशन पे। मतलब ज़्यादा तवज्जो देना, ज़्यादा रोल प्ले देखना प्राइवेट सेक्टर के लिए, और पब्लिक सेक्टर के रोल को कम कर देना, यानी कि सब प्राइवेटाइजेशन लाना। इसमें क्या किया गया सरकार के द्वारा, डिसइन्वेस्टमेंट किया सरकार पब्लिक सेक्टर का, डाइल्यूशन ऑफ स्टेक किया, वही मतलब शेयर्स बेचना शुरू कर दिया सरकारी कंपनी का, बोर्ड सेटअप किया, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन किया। रिकंस्ट्रक्शन मतलब तोड़ मरोड़ के अच्छा कर देना, है ना। तोड़ मरोड़ के अच्छा कर देने का कहने का क्या मतलब है सर, कि मतलब कोई कंपनी एकदम डूब रहा था, तो क्रेडिटर डेटर सब मिलके आपस में डिस्कशन की और बोले कि यार इस कंपनी को जिंदा करते हैं। मारना नहीं है जान से, डूब रहा है, डूब रहा है तो मरिए जाएगा एक दिन कंपनी। तो एक काम करो, इसको जिंदा करो। जिंदा करो कहने का मतलब सर, कंपनी को ग्रोथ की ओर ले जाओ, यानी कंपनी बंद नहीं होना चाहिए। तो क्रेडिटर डेटर आपस में आके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तुम लड़का लोग तो अच्छे से समझ सकता होगा कि मैटर कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो वही वाला कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है सर, अब इंडियंस में जो, इंडिया में जो फिर से वही कानून वानून था, उसको ना थोड़ा सा आसान किया गया ताकि हमारे यहाँ बिजनेस हो सके। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिस्ट इन द ऑफ वर्ल्ड। टिल 1991 इंडिया गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखता था, वही सेम बात। और आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट अडॉप्ट किया फॉलोइंग मेजर। पहला, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन हटा दिया। आओ भैया इंपोर्ट कर सकते हो हम लोग कैपिटल गुड्स, यानी अब हम लोग बाहर से माल मंगवा सकते हैं। गुड नहीं होगा, गुड्स होगा, हाँ। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन को चेंज करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कर दिया। पहले हम लोग रेगुलेट करते थे, ए तुम ऐसे नहीं करेगा रे, ये करते थे पहले हम लोग। अब हम लोग इसको मैनेजमेंट करने लगे। अरे तुम ऐसे कर दिया, अरे मेरे बच्चा, कोई बात नहीं गुल्लू, कर देंगे, ठीक कर देंगे, वो कर दिया गया। नेक्स्ट, रैशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर। टैरिफ स्ट्रक्चर को रैशनलाइज किया गया। रैशनलाइज मतलब पहले क्या होता था, अनाप शनाप टैरिफ था। जैसे तुम 1 किलो सेब लाया है बाहर से, 1 किलो बाहर से सेब लेके आया है, कितने का पड़ा? सर 1 किलो सेब पड़ा 1 लाख रुपए का, एग्जाम्पल। लेस साला, इस पे हम लगाएंगे 10 गुना टैरिफ, यानी कि 10 लाख रुपए लगेगा अंदर लाने में। ये पहले 1991 से पहले होता था, बट अब कम कर दिया। 1 लाख के सेब लाओ, चलो 200 500 हजार रुपया तुम इसका टैरिफ भी भर दो, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी को एबॉलिश कर दिया गया, मतलब खत्म में कर दिया गया। तुम देश से बाहर जितना माल भेजो, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा।
और इम्पोर्ट ड्यूटी अनाप शनाप लगता था, उसको घटा दिया गया, तुम अब इम्पोर्ट भी कर लो। अब फायदा क्या हुआ, लास्ट टॉपिक है फिर चैप्टर खत्म। लास्ट है ना रे? हाँ लास्ट, अरे चाचा अभी बाकी हैं। ठीक है, मतलब 2 टॉपिक और हैं। इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करने का फ़ायदा क्या हुआ? हम पढ़ देते हैं ऐसे ही, तुम लोग पढ़ लेना बुक से। कंपटीशन बढ़ गया, ज़्यादा डिमांड हो गया, कस्टमर अब बुद्धि लगाने लगा, क्योंकि कस्टमर अवेयर होने लगा ना, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदलने लगा, एक चेंज का ज़रूरत दिखने लगा लोगों में कि हाँ, हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा आगे। ह्यूमन रिसोर्स बढ़ने लगे, हम लोग बाहर से ट्रेनिंग लेके आने लगे, मार्केट ओरिएंटेशन हो गया हमारा जो भी बिजनेस था। पहले किंग होता था कौन? प्रोड्यूसर, की जो बनाया वही बिकेगा। अब किंग कौन है? कस्टमर। तो मार्केट ओरिएंटेड हो गया, बजटरी सपोर्ट मिलने लगा पब्लिक को। और लास्ट में सर, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, यानी कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में भी आसानी होने लगा। अब मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंजिंग बिजनेस, एक ही बार पढ़ेंगे, कुछ काम का नहीं है, तुम लोग इसको इग्नोर भी करोगे तो चलेगा, इस पार्ट स्किप कर दो चलेगा। वैसे देख लो, एक बार खाली पढ़ देते हैं। क्या फ़ायदा हुआ? डाइवर्सिफिकेशन हो गया। कैसे? इंडियन बिजनेस आइडिया, वोडाफोन बाहर का कंपनी है, बाहर का कंपनी वोडाफोन, दोनों एक साथ मिल गया। ज्वाइंट वेंचर जैसे मारुति सुजुकी, जैसे देखो सुजुकी और टोयोटा ने आगे में हाथ मिला लिया, सुजुकी इंडिया का है, टोयोटा बाहर का है। या फिर टोयोटा इंडिया का है, सुजुकी बाहर का है, कुछ ऐसा है। और फिर ब्रांड बिल्डिंग होने लगा, जैसे वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने हाथ मिला लिया। मतलब देखो, तुमने 2 प्रेमियों को आज़ाद कर दिया, अब प्रेमी है तो प्यार तो करवे करेंगे। तो वही है, आइडिया वोडाफोन के साथ कर लिया, सुजुकी टोयोटा के साथ कर लिया, वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट के साथ कर लिया, ये सारा कुछ। यामाहा भी है इसमें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलने लगा, कंपटीशन अच्छा हो गया, कस्टमर फोकस हो गया, नहीं कस्टमर के लिए तो भाई फायदा ही है। याद रखना, जितना बाहर में कंपटीशन रहेगा, बाहर मतलब प्रोड्यूसर लोगों में, कस्टमर को उतना फायदा होगा। जैसे कि अभी तुम देख रहे हो, नेटवर्किंग में खाली जियो है, वोडाफोन आइडिया है और एयरटेल है। हम लोग का बम्बू हुआ पड़ा है ना, इतना महंगा हो गया रिचार्ज। और जिस दिन मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर एंड में आएगी, 28 दिसंबर 2025 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुम लोग जब देखना, जब देखना नेक्स्ट ईयर 20% हाइक आएगा रेट्स में फिर से। हम लोग जब तक कुछ करेंगे नहीं तो क्या कर सकते हैं हम लोग? बोले ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जी रहे हैं हम लोग। आज अभी के टाइम पे 3 महीने का प्लान मिलता है 899 रुपए का, 899 का 3 महीने का प्लान, 2 GB जियो की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ आपसे। ठीक है, तो ये अभी का प्लान है हमारा। देखना 20% हाइक आ जाएगा। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है सबको पता है, कि 8 नवंबर 2016 को, ये इस ईयर में मैंने अपना 10th पास किया था, 500,000 का नोट डिमोलिश हो गया, 86% करेंसी विड्रॉ हो गए। सर ये क्या था? खुद से पढ़ लो। फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन क्या है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब टॉप लेवल, यानी कि अब हम लोग टैक्स पे कुछ ज़्यादा अच्छा कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, दूसरा, टॉलरेंस नहीं है अब टैक्स इवेजन में। अब तुम, इवेजन क्या होता है सर? चोरी, यानी अगर तुम टैक्स का चोरी करेगा तो चोरी 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 चोरी, तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग मोबिलाइजिंग कॉमन सेंस पढ़ लिए। डिजिटल कैश पे हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। आजकल देख रहे हो सब, टी टो फोन पे पर 500 रुपये प्राप्त हुए, वो वाला लक्षण शुरू हो गया हमारे देश में, जिसके कारण हमें दिक्कत हो गई है। दिक्कत कैसे होगी सर? अब सरकार तुम्हारे हर ट्रांजैक्शन पे नजर रख रहा है। अब तो इनकम टैक्स एक्ट ऐसा आ गया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है, सरकार पास कर दिया, पार्लियामेंट में डन हो गया। इसमें पता है क्या है, कि तुम्हारा इंस्टाग्राम का पोस्ट, तुम्हारा व्हाट्सएप का चैट, तुम्हारा फेसबुक का पोस्ट, सब सरकार देख सकता है, सब। वो जो तुम बाबू सोना करते ना हो, वो सब भी सरकार देख सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब तुम्हारे पापा इनकम दिखा रहे हैं 500 रुपया महीना, और जा रहे हैं पेरिस घूमने, इंस्टाग्राम पे प्राइवेट पोस्ट डाले हैं, सरकार देख लेगा, देख लेगा तो बम्बू कर देगा। यही होगा। सर, इंडिया फाइट अगेंस्ट ब्लैक मनी करप्शन यार, हाँ बहुत बहुत इंडिया बहुत आगे बढ़ गया, कि मतलब मजा आ गया कि एकदम। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन है। हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, मतलब वीडियो पॉज कर लेना, हम काला रुकेंगे। ये आपको सेल्फ स्टडी करने आप खुद से कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, तो पूरे चैप्टर का हमने रिवीजन कर लिया। मेरे को नहीं पता कितने मिनट में हमारा रिवीजन हुआ, बट यस, वी डिड इट। और अगर तुम्हें ये चैप्टर का रिवीजन पसंद आया है और तुम ऐसे ही और रिवीजन वीडियोस देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और अगर पसंद आया हो तो शेयर करो, ना करो कम से कम लाइक कर दो। कमेंट का टारगेट रखते हैं, चलो इस वीडियो में 7 कमेंट्स आने चाहिए, देखते हैं। कैश फ्लो वाली वीडियो में भी 7 कमेंट मांगा था, नहीं आए, 5 ही हैं अभी। इस वीडियो में अगर 7 कमेंट आ गए ना, तो क्या भाई, गरीब का भला हो जाएगा, 7 कमेंट कर दो। थैंक यू सो मच। अब हम लोग और दूसरे किसी रिवीजन सीरीज वीडियो में मिलते हैं। और
कॉमर्स 11th 12th सीए सीएमए सीएस जिस चीज़ के लिए भी आपको पढ़ाई करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ज़िंदगी भर साथ दूंगा। बाय। आई लव यू।